देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मैटर क्या होता है। ठीक, आज हम इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात हम करेंगे। ठीक, कि हमारे पास क्या है, मैटर कितने टाइप का हमारे पास, वहां पे हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन हल्का फुल्का पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, तो देखिए जनरली अगर हम देखें मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। ठीक, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक, तो देखिए अगर हम फिजिकल मैटर को फिजिकली क्या कर दें, क्लासिफाई करें, तो उसको हम 5 तरीकों में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। क्या, अगर हम मैटर को 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, देखिए, एक हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करें तो हमारे पास ये 5 तरीके का आता है। 3 तरीके आप बहुत अच्छे तरीके से 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला हमारे पास होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा हमारे पास गैस। ठीक, और 4th स्टेट हमारे पास कौन सी है, प्लाज्मा होती है। और एक हमारे पास होती है 5th जो स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये 5 तरीके के हमारे पास क्या है, ये मैटर डिवाइड किया गया है फिजिकल। ठीक, तो हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली इसको पढ़ ही लिया है। ठीक, अब देखिए क्या है हमारे पास, क्या है, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें कि मैटर को अगर हम देखें केमिकली क्लासिफाई करें तो हम क्या करते हैं, मैटर को 2 तरीके से क्या है, हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारे पास क्या है, मिक्सचर्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैटर को मैं केमिकली क्लासिफाई करूं तो एक मेरे पास क्या है, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा मेरे पास मिक्सचर है। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में कि मैटर को अगर हम क्या करें, केमिकली क्लासिफाई करें तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो पहले मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। ठीक, देखिए क्या, अब देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे कॉपर है, ध्यान दीजिए कॉपर। ठीक, या तो तुम क्या कर लिए हो, मान लो मेरे पास कॉपर की रॉड ले लिए हो। कॉपर की जब तुमने रॉड ली होगी तो उसके अंदर क्या होंगे, कॉपर बहुत सारे कॉपर के पार्टिकल्स होंगे, ऐसे कॉपर इस तरीके से पार्टिकल्स होंगे कॉपर के। ठीक, या तुमने क्या किया है, देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, जिंक ले लिया है, तो जिंक के बहुत सारे इस तरीके से जिंक के पार्टिकल्स होंगे, ये जिंक एटम इस तरीके से बहुत सारे। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने कॉपर की रॉड ली होगी तो उसमें कॉपर रॉड हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे उसके एटम होंगे। जिंक की रॉड ली हो तो जिंक में लिया होगा। ठीक, जिंक के बहुत सारे एटम होंगे, ये तो हुआ। अब देखो सेम टू सेम क्या किया तुमने, एक कंटेनर लिया या तुमने एक ग्लास लिया और उसके अंदर पानी भर लिया। ठीक, तो अगर तुम देखोगे पानी में, इसका मतलब मान लो यहां तक तुमने पानी भर लिया तो इसके अंदर क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर इस तरीके से है हमारे पास क्या है, वाटर के पार्टिकल्स होंगे। बात समझिएगा, ये तो है। मैंने कहा कि अगर कॉपर की रॉड ली तो उसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम थे, ऐसे जिंक की रॉड ली तो बहुत सारे जिंक के हमारे पास ये थे। सेम टू सेम मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैंने हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजन के अंदर उसके अंदर देखा कि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम थे। ठीक, तो सेम टू सेम वाटर लिया तो वाटर में हमारे पास क्या, वाटर के हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल थे। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर मैं इस वाटर, एक ग्लास में मैंने अगर पानी लिया है, ठीक, तो इस वाले पार्टिकल मतलब H2O और इस वाले H2O मतलब क्या, इनकी सबकी अगर मैं देखूं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी हर मॉलिक्यूल की। मैं कहूंगा अगर पानी का मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं दोनों की सेम होगी। ठीक, ये तो हुई। सेम टू सेम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो क्या मेरे पास यहाँ पे कॉपर और कॉपर दूसरा, तो इनमें देखोगे तो हमारे पास क्या है, कॉपर की अगर हमारे पास क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ भी सेम टू सेम बिल्कुल होगी। ठीक, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ यही बात बता दे रहा हूं क्या, ठीक, जब यहाँ पे तुम इसकी ध्यान दीजिएगा, क्या इस वाले में और इस वाले में देखोगे तुम कहोगे इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हो सकती है। ठीक, केमिकल और सेम टू सेम इस वाले में हमारे पास क्या है, देखिए बुक्स में बहुत सारी लिखा हुआ है क्या कि उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल की हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसमें सेम होगी। ऐसे इस वाले में इस वाले कॉपर और इस वाले कॉपर की दोनों में क्या होगी, इसकी फिजिकल और केमिकल मतलब सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन क्या है, अगर मैं आइसोटोप का कॉन्सेप्ट लगाऊं, आइसोटोप का मैं अगर कॉन्सेप्ट लगाऊं तो आइसोटोप का क्या होता है, मास अलग हो जाता है। ठीक, तो आइसोटोप में क्या होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी।
तो मैं यहाँ पे क्या करना है, तुमको यहाँ पे बस इतना देखना है, क्या तुम फिजिकल प्रॉपर्टी को छोड़ देना, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मास के साथ क्या चेंज होती रहती है। तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम टू सेम। इस वाले केस में मेरे पास इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, ये तो है ठीक। तो मैंने ये देखा कि कॉपर और जिंक ना, कॉपर में सिर्फ क्या है, कॉपर अगर मैंने ले लिया कॉपर की रॉड, तो ये क्या है, एक ही तरीके के सारे एटम से मिलके बना है। ऐसे पानी में देखा तो पानी में क्या है, सिर्फ पानी पानी के मॉलिक्यूल इस तरीके से, H2 के मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं, ये तो है ठीक। और इनकी क्या है, इनकी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ठीक। तो देखिए अगर तुम रॉड लियो तो मैटर है ठीक। तो मैं क्या कहूंगा, ऐसा मैटर जो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो, एक ही तरीके, इसमें कॉपर, इसमें हमारे पास जिंक, इसमें पानी H2। तो इसका मतलब ऐसा मैटर जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो, और उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हर एक पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, इनको सबको बोल देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ गई होगी शायद ना। मैंने क्या कहा कि ये मैटर लो या ये मैटर लो ठीक, इसके अंदर देखा तो एक ही तरीके के पार्टिकल है, इसके अंदर वाटर एक ही तरीके के पार्टिकल है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी भी हमारे पास अपनी अलग सेम है, ये तो है। वाटर इस वाले मॉलिक्यूल इस वाले की सेम है। तो मैं क्या कहूंगा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसा मैटर जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो, और उसमें हर एक पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम होगी, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, प्योर सब्सटेंस, और इसको मैं अलग से कह दूंगा प्योर सब्सटेंस ये है मेरे पास ठीक। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं ठीक। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और उसमें हर एक कंपोनेंट की, मैं कहूं हर एक पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उसको मैं कह दूंगा क्या है मेरे पास, प्योर सब्सटेंस है ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए क्या है, मैटर विच इज कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ, देखिए क्या है, काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे क्या हो गया कि मेरे पास प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं ठीक। प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं। अब देखिए क्या है, जो प्योर सब्सटेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे पास प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से हमें डिवाइड किया गया है। उसमें क्या, एक एलिमेंट है और दूसरा मेरे पास कंपाउंड है। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ठीक, वो मेरे पास क्या है, दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। बहुत हमारे पास ध्यान से देखिएगा ठीक, क्योंकि ये हमारे पास क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें। अगर यहां से ही अगर इसी से क्या है कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास हल्का अगर हिल गया ठीक, हिल गया अगर, तो आगे बहुत सारी दिक्कत होगी ठीक। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए क्या हमारे पास एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होते हैं ठीक। एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए क्या कॉपर की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये वाले ठीक। तो देखिए इस वाले में क्या है, देखिए ये मैंने कॉपर की जो रॉड ली थी, इसके अंदर कॉपर बहुत सारे पार्टिकल थे। या तो मैं जिंक की लिया था इस तरीके से, या तो मैं हाइड्रोजन लिया था ये, और या तो मैं जैसे ऑक्सीजन ले लूं, ऑक्सीजन के एटम इस तरीके से, ऑक्सीजन तो इस तरीके से ऐसे ले लो, तो ऑक्सीजन इस तरीके से होंगे ठीक। अब ये बताओ, अगर ये सबसे, इसका मतलब क्या, ये मेरे पास क्या है, अगर कॉपर की रॉड है तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा इसमें, इसका मतलब क्या है, इसमें जो कॉपर है, कॉपर की जो रॉड मिलके बनी हुई है वो क्या है, कॉपर की हर एक एटम से मिलके बनी हुई है ना। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कॉपर की रॉड है जो, उसमें सबसे छोटा क्या है, कॉपर का एक एटम होगा, कॉपर का एक एटम होगा, यही तो कहोगे तुम ना ठीक, कॉपर का एक एटम होगा ठीक। अब बताओ सबसे छोटा तो इसमें कॉपर का है एटम है, और तुम लोगों ने क्या है पढ़ रखा है पहले, अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, हम एटम को क्या है, हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना तो क्रिएट कर सकते हैं, यही तो कहता है। तो इसका मतलब जब भी कभी क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, यही तो हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूं, देखो इस सारी कंडीशन में तुम कॉपर ले लिए या जिंक ले लिए या हमारे पास हाइड्रोजन ले लिए या हमारे पास ऑक्सीजन ले लिए ठीक।
तो इसका मतलब इसमें क्या सब एक ही तरीके के पार्टिकल, इसका मतलब कॉपर लोगे तो कॉपर कॉपर, इस वाले में जिंक की रॉड लोगे तो जिंक जिंक पार्टिकल, ये हमारे पास हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोगे, और ऑक्सीजन लोगे तो इस तरीके से लोगे, ये तो है। और इसमें अगर मैं सिंगल एटम को देखूं तो मैं क्या किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से मैं इसको एक कॉपर एटम को मैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूं ना तो मैं बना सकता हूं। किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से क्या तुम इस कॉपर एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो बना सकते हो। सेम टू सेम इस वाले में जिंक पे अगर तुम क्या कर लो, इस वाले में एक एटम को देख लो तो ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो तुम क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, ना तो बना सकते हो एक एटम को, ये तो है। तो मैं क्या कहूंगा, देखिए क्या, अगर मेरे पास क्या है कोई ऐसा प्योर सब्सटेंस, अब देखिए हम लोग प्योर सब्सटेंस के टाइप पढ़ रहे हैं, यही तो है, तो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक। तो मैं कहूंगा कोई ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल हों, मतलब कोई ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स हों, और इन पार्टिकल्स को ना मैं किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ना तो इसको क्या कर सकूं, क्रिएट कर सकूं, ना तो इसको हमारे पास डिस्ट्रॉय कर सकूं। समझ में आ गई होगी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो, और क्या है ना तो इन एटम्स को मैं क्या करूं, ना तो मैं क्या कर सकूं, डिस्ट्रॉय कर सकूं, ना तो इनको बना सकूं, तो ऐसे मैटर को मैं बोलता हूं एलिमेंट। बात समझ में आ गई होगी क्या। हमारे पास दोज प्योर सब्सटेंसेस which is made up of a kind of particle which can neither be created nor be destroyed by any physical or chemical method। बात समझ में आ गई कि ऐसा कोई मेरे पास प्योर सब्सटेंस जो क्या हो, जो हमारे पास एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो, और क्या उसमें जो पार्टिकल है उनको ना तो क्रिएट कर सके ना तो हम क्या कर सके, हम डिस्ट्रॉय कर सकें किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, ये एलिमेंट हैं। बात समझ में आ गई होगी ना, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखिए अगर तुमसे कैसे कभी मान लो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, तुमसे कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट, जैसे ऐसा लग दिया, अब ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन एलिमेंट है लेकिन H2 एलिमेंट नहीं है, यही तो है, क्योंकि H2 तो मॉलिक्यूल है, यही तो है। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, इज करेक्ट, इसमें कौन सा हमारे पास करेक्ट है, या हम कह दें इनमें से कौन सा एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन लिख दिया, O2 लिख दिया, ऐसे O3 लिख दिया, और नन ऑफ दीज कर दिया, नन ऑफ दीज, और तुमसे इसे पहचानने के लिए बोला कि बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन ये वाला एलिमेंट है, ये तो सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं ना, ठीक। ऐसे हमारे पास क्या है, जैसे n लिखेगा तो n तो हमारे पास क्या है, हम कह देंगे अगर n कहीं लिखा है तो वो एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक। और एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे इस तरीके से नाइट्रोजन 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 होंगे, ठीक। अगर वो N2 कह दिया तो मैं क्या कहूंगा, N2 को मैं कह दूंगा N2 मेरे पास मॉलिक्यूल है ना कि एलिमेंट है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक, कि मेरे पास एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या, देखिए तो यहां से ये वाला पॉइंट क्या है समझ लीजिएगा बिल्कुल ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ठीक। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन पहले से रखी है, लिख रखी है ना, कि टाइम मेरे पास क्या थोड़ा वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो मैंने बताई, ठीक। अब देखो टाइप ऑफ हमारे पास एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो तुम लोगों ने एलिमेंट के टाइप पढ़ रखे हैं 10th क्लास में ना, हम कहें कि हमारे पास एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो हम सीधे सीधे कह देंगे क्या, एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, और तीसरा हमारे पास मेटलॉइड होते हैं, ये तो है। तो एलिमेंट 3 तरीके के होते हैं, क्या, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, और मेरे पास मेटलॉइड हो गया, ये तो हुआ, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, और मेरे पास मेटलॉइड हो गया। अब मैं तुमसे कहूं बताओ कि मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल, मेटल क्या होता है, ठीक। तो तुम ये ना कह देना कि मैलिएबल होता है, ठीक, मैलिएबल होता है, हमारे पास क्या है दूसरा डक्टाइल होता है, इस तरीके से, तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। लेकिन अगर मुझे क्या है एक लाइन में क्या है डिफाइन करने के लिए पूछा जाए कि मेटल क्या होता है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कोई ऐसा एलिमेंट, क्या, कोई ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो,
या वो पॉजिटिव बनना चाहे। बात समझ में आ रही क्या? हमारे पास क्या एनी एलिमेंट विच वांट टू बी पॉजिटिव, या वो पॉजिटिव चार्ज पहले से हो, मतलब कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज है या क्या है वो पॉजिटिव बनना चाह रहा है तो मैं उसको मेटल कह दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे मेटल को डिफाइन करने की बात कहे तो मेटल में क्या होते हैं, देखिए ये मैंने डिवाइड किया था मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो अगर मुझे मेटल को डिफाइन करना चाहे तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट ना। इसका मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव एलिमेंट और एलिमेंट वांट टू बी पॉजिटिव, ये तो है। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज हो या मेरे पास क्या है वो बनना चाहे तो उसको मैं बोल दूंगा मेटल है वो। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक, जैसे एग्जांपल में तुम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मैं सोडियम कह दूं ना, तो सोडियम हमारे पास क्या होता है, ये किसमें Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया ये। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में उल्टा क्या, नॉन मेटल में, नॉन मेटल तुम क्या कहोगे कि हमारे पास नॉन मेटल हम उसको कहते हैं जो या तो वो निगेटिवली चार्ज हो या तो वो निगेटिव बनना चाहे। इसका मतलब क्या है, एनी एलिमेंट विच वांट टू बी पॉजिटिव, सॉरी वांट टू बी निगेटिव, या निगेटिव बनना चाहे या तो पहले से निगेटिव हो। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि नॉन मेटल की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका मतलब नॉन मेटल की डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, तो कहोगे हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी निगेटिवली चार्ज एलिमेंट, निगेटिवली चार्ज एलिमेंट, ये तो है। और हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे एनी एलिमेंट विच वांट टू बी नेगेटिव, ये तो है। तो कोई नेगेटिव चार्ज अगर एलिमेंट है या वो बनना चाह रहा है तो उसको हम नॉन मेटल कह देंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है, देखो तीसरा हमारे पास मेटलॉइड है, तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। मतलब क्या है, ऐसा कोई मेटल जो पॉजिटिव भी बन जाए नेगेटिव भी बन जाए, इसका मतलब क्या, वो हमारे पास मेटेलिक की प्रॉपर्टी भी शो करे और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करे। ठीक, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मेटलॉइड। ठीक, मेटलॉइड। अब देखिए क्या है, अब यहीं से मैं क्वेश्चन उठा के देता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि Cl है मेरे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन मेरे पास क्या है, कैसा एलिमेंट है। ठीक, तो देखो ध्यान देना, क्या मैं यहाँ पे Cl2 नहीं लिखूंगा, वो अगर वो एलिमेंट की बात करेगा तो Cl लिख के देगा तुमको। ठीक, अगर तुम ध्यान देना पीरियोडिक टेबल में जो तुम पढ़ते हो तो वहां पे देखो Cl Br ऐसे दिया रहता है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट की बात करता है। ठीक, तो Cl2 तो यहाँ पे क्या है उसका, ये तो स्टेबल हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना तो देगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, देखिए क्लोरीन का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्लोरीन को तुमको जैसे पहचानना है तो इसका मतलब ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो तुम क्या करोगे, तुम ये देखोगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारे पास 17 होता है, ये तो है। तो 17 देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 287, तो इसका मतलब इसकी बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसका मतलब क्या, तुम जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास 288 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, क्लोरीन क्या बनना चाह रहा है, नेगेटिव बनना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन जो है Cl जो है वो कैसा है, ये मेरे पास जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। कौन कैसा है, नॉन मेटल। लेकिन ध्यान देना, अगर वो तुमसे क्वेश्चन क्या कहते Cl+ क्या है, ध्यान देना, अगर ये तो मेरे पास क्या है, ये तो नॉन मेटल है, लेकिन अगर वो क्लोरीन प्लस करके दे दे तो याद रखना अब नॉन मेटल ना लगाना तुम, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो Cl+ इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बिल्कुल क्या करेगा, मेटल के जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो Cl+ है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो ये तो हमारे पास हो गई क्या, एलिमेंट के बारे में। ठीक, एलिमेंट के बारे में बात हो गई। ठीक, तो हमारे पास हमने देख लिया एलिमेंट क्या होता है और उसके हमारे पास टाइप देख लिए। ठीक, अब हम देखते हैं जो क्या, अब आते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड्स के बारे में हमारे पास आते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं आखिर। ठीक, तो देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखिए हम एलिमेंट में इसको कंपैरिजन करके बता रहा हूं। देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में क्या, एलिमेंट अगर हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड में कंपैरिजन करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या है, देखो जब मैंने एलिमेंट देखा था तो एलिमेंट मैंने बताया है क्या, एलिमेंट में क्या होंगे हमारे पास, सबसे छोटा एटम हमारे पास यहाँ कॉपर ही तो है और इनको हम फिजिकल और केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ये तो है। ठीक, अब इस वाले में देखो क्या है, ध्यान देना क्या है, मेरे पास कंपाउंड क्या है। देखो ठीक, कंपाउंड क्या है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया और मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट लिया। ध्यान देना क्या लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया और ऑक्सीजन एलिमेंट लिया। एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट मेरे पास ये था, ऑक्सीजन एलिमेंट था। ठीक,
एलिमेंट था। दोनों को मैंने क्या किया, आपस में हमारे पास रिएक्ट कराया और इससे H2O बन गया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के हमारे पास क्या एटम लगेंगे, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगे और 1 ऑक्सीजन एटम लगा, ये तो हुआ। तो देखो इसका मास हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 एटम का कितना हो गया, मैं कह दूंगा 2 ग्राम, ये तो है। इस वाले में क्या है, देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं वाटर का मास निकालूंगा तो कितना आएगा हमारे पास हाइड्रोजन, और इसका मैं जब रेशियो निकालूं तो मैं कहूं हमारे पास ऑक्सीजन कितना आएगा, इसका 2 है, इस 2 मेरे पास क्या है 16, और रेशियो निकालूं ना तो देखो कट जाएगा तो 1:8 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1:8 आ जाएगा, कट जाएगा 2 और ये हमारे पास 8 ना, ये तो है। तो याद रखना आप कंपाउंड क्या होते हैं, देखो क्या, देखो जब हमारे पास क्या है 2 एलिमेंट, जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट लिया था, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट लिया था, ऐसे तो एलिमेंट थे। जब 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट और क्या है हमारे पास हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो हमारे पास, ये हो गया। तुम 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, जैसे क्या मान लो मेरे पास क्या हाइड्रोजन ले लिया मैंने, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये तो है। मैंने इसके क्या लिए 4 एटम ले लिए, इसका 1 ले लिया और इसके 2 ले लिया, और मैंने क्या बना दिया H2SO4 बना दिया, क्या बना दिया H2SO4 बना दिया, यही तो है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, या 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक। जब क्या है ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में, जानना जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में ठीक कंबाइन कर जाए एक फिक्स्ड रेशियो में, ध्यान दीजिएगा फिक्स्ड रेशियो किसका, बाई वेट का, इनके वेट का एक फिक्स्ड रेशियो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, लेकिन सारे एटम्स का, सारे एलिमेंट्स का रेशियो कहेगा बाई वेट का फिक्स होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब मैंने बताया कि जब क्या है 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम को आपस में जब कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो हमारे पास क्या है एक जो स्पीशीज मिलती है उसी को हम कंपाउंड कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब कंपाउंड अगर है मेरे पास ये, तो मेरे पास HO ये है मेरे पास, यही तो है, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको बॉन्ड को मैं तोड़ सकता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसको मैं, उसके अंदर जो मेरे पास एलिमेंट हैं उसको मैं अलग कर सकता हूं, किसी केमिकल या फिजिकल मेथड से मैं क्या है अलग कर सकता हूं, ठीक। ये मेरे पास पॉइंट आ गए, क्या, जो कंपाउंड होता है कब बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करें लेकिन इनका मास का रेशियो फिक्स हो, जैसे वाटर जब हमारे पास करेगा तो ये इसका मास क्या है 1:8 रेशियो में होगा, ठीक। तो ये फिक्स्ड रेशियो में जब एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड को मैं क्या कर सकता हूं, इनके एलिमेंट को या इनके एटम्स को मैं फिजिकल और केमिकल मेथड से क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, अलग कर सकता हूं, ठीक। तो इसी को मैं कंपाउंड कह दूंगा, ठीक। तो अगर तुमको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ बाई वेट रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी फॉर्म एंड कंपाउंड मे बी डिकम्पोज बाई केमिकल मेथड। बात समझ में आ गई क्या, जब 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो क्या बनता है, कंपाउंड, और इस कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक, किसी केमिकल मेथड से, लेकिन इनको हम नहीं कर सकते थे, किनको, एलिमेंट को, ठीक। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक। जैसे मैंने यहां लिखा, देखिए वाटर हो गया, ठीक, या CO2 हो गया ना, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड हैं। बात समझ में आ गई। अगर तुम्हें डेफिनेशन देखना है तो देखो मैंने लिख रखी है, देखो क्या, प्योर सब्सटेंसेस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, उनका वेट क्या है, बिल्कुल फिक्स है, एक डेफिनिट है, ठीक। एंड मे बी डिकम्पोज बाय सुटेबल केमिकल मेथड, ठीक। समझ में बात आ गई होगी कि मेरे पास एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी।
ठीक, तो ये कंपाउंड होते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं, देखिए क्या, जैसे थोड़ा हम जान लेते हैं क्या, देखो अब देखो, जैसे अगर तुम बुक, अगर ध्यान से देखना, जब तुम बुक पढ़ोगे तो तुम वहां पे जब H2O पढ़ते हो, H2O, तो वो H2O को वहां मॉलिक्यूल लिखता है। क्या लिखता है? मॉलिक्यूल लिखता है बुक में। ध्यान देना, बहुत सारे बुक के राइटर H2O को हमारे पास क्या कहते हैं? वो मॉलिक्यूल है। ध्यान देना ना, मॉलिक्यूल है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है जब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन किए, तो इसका मतलब ये क्या है? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। तो देखो ये भी मैं क्या है, पूरी जो है ये हमारे पास क्या है, अगर में तुम्हें बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखो क्या है, देखो अगर मेरे पास क्या है, देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस बता रहा हूं कि कब मैं मॉलिक्यूल कहूंगा किसी भी स्पीशीज को और मैं कब कंपाउंड कहूंगा। देखो अगर मेरे पास मान लो हाइड्रोजन है, ध्यान देना, क्या हाइड्रोजन है, ठीक, और आपस में क्या है, देखो ध्यान देना, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, जब दोनों हमारे पास सेम हो तो H2 बनेगा। ऐसे मेरे पास N प्लस N क्या बना? N2 बना। ये तो है N प्लस N N2 बना। ऐसे O प्लस O जब हमारे पास किया तो O2 बना। ऐसे O प्लस O किया तो O3 बना। मतलब क्या है, अगर सिमिलर एटम हैं, तो मतलब दो सिमिलर या दो से ज्यादा हम कहें सिमिलर एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो मैं इनको क्या कहूंगा? ये मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ में आ गई होगी क्या? अगर हमारे पास क्या है, सिमिलर टाइप के एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? मैं उनको बोलूंगा वो मॉलिक्यूल हैं। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा ये है कि मैंने क्या किया, इसमें दो हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन बना के मैंने वाटर बना दिया। ये तो था, और अभी मैंने कहा था दो हाइड्रोजन लिया, एक सल्फर लिया और 4 ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे H2SO4 बना दिया। ध्यान देना, अभी तुम कह रहे हो ये कंपाउंड है, समझना बात को, ये क्या है? कंपाउंड है। ध्यान देना, क्या है? कंपाउंड है। ठीक, ये तो कह रहे हो। अब एक पॉइंट ध्यान देना, क्या अब क्या है हमारे पास, ठीक, जो हमारे पास आईपीसी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक, आईपीसी क्या कहता है देखो क्या, कि जो कंपाउंड हैं उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बात समझना क्या, कि जो H2O है और H2SO4 है ये कंपाउंड है। चलो ठीक है, कंपाउंड है, लेकिन इनको मॉलिक्यूल भी हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा? H2O को या तो मैं कंपाउंड कहूं या तो H2SO4, या इन दोनों को मैं क्या कहूं? मॉलिक्यूल कहूं। और बुक में अगर तुम देखोगे मोस्टली तो H2O और H2SO4 को क्या है, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल वहां लिखा गया होगा। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जितने भी मेरे पास क्या है कंपाउंड होते हैं उनको मैं सबको मॉलिक्यूल कह सकता हूं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जितने भी कंपाउंड है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं। ध्यान देना, लेकिन जो H2 है, ध्यान देना, ये H2, ये N2, ये O2, इनको ये मॉलिक्यूल हैं, लेकिन मैं इनको कंपाउंड नहीं कह सकता। बात आ गई समझ में ना, कि जो हमारे पास सिमिलर टाइप के क्या है, ध्यान, सिमिलर टाइप के हमारे पास एटम से मिलके बने हैं वो मॉलिक्यूल है। अगर दो डिफरेंट टाइप या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के अगर वो एटम से मिलके बने हैं तो वो कंपाउंड हैं। ठीक, तो मैंने कहा, और जैसे ये CO2 हो गया ना, अभी देखा वाटर हो गया, ये सारे के सारे कंपाउंड है, लेकिन मैं इनको क्या, इनको मॉलिक्यूल कह सकता हूं, मॉलिक्यूल कह सकता हूं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हैं इनको मैं कंपाउंड नहीं कहूंगा ना, इनको कंपाउंड में नहीं कह सकता। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है, क्या देखो, ठीक, क्या निकलता है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर इस वर्ड को उल्टा करो तो ये ट्रू नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्या, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक, कि क्या हमारे पास किसको मॉलिक्यूल बोलते हैं और किसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, तो देखो ये तो बीच में ही आ गया। ठीक, अब देखो क्या है, अब इस कंपाउंड को देखो, जो मैंने पढ़ लिया कंपाउंड क्या होता है। चलो ठीक, अब इसके टाइप देखो, ये देखो कंपाउंड मेरे पास कितने हैं, दो तरीके के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये तो है कंपाउंड मेरे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, तो अभी हमें क्या है, हमें तो आगे बढ़ के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है।
ठीक। और यहाँ पे ये मेरे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम किसे कहोगे? हम कहेंगे कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक, क्या कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट अगर ज्यादा है तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं, ठीक। मतलब किसे, और अगर हमारे पास क्या है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक, क्या है, कम है या नहीं है, तो हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। ये तो है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होने ही चाहिए, ठीक। और अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, किसी कंपाउंड में ज्यादा है, तो मैं उसको बोल दूंगा ऑर्गेनिक है। और जैसे ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। अगर मेरे पास क्या कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नहीं ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूं, देखो क्या, जैसे कि एग्जांपल, जैसे देखो अगर मैं ग्लूकोज का फार्मूला लिखूं, देखो C6H12O6, यही तो है, ये ग्लूकोज है। देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितना ज्यादा है, तो मैं कहूंगा ये ऑर्गेनिक है। क्या है, ऑर्गेनिक है। जैसे मैंने H2SO4 लिखा, देखो H2SO4 लिखा। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ये तो है, हाइड्रोजन दो है लेकिन कार्बन, तो मैं कहूंगा ये इनऑर्गेनिक है। जैसे HCl ले लिया, ये इनऑर्गेनिक है, ये तो है, ठीक। तो ऐसे दूसरा मैं देखूं, अगर मान लो तुमने ऐसा लिखा, मान लो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा, देखो C2H5OH, यही तो है। देखो इसमें कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक है। तो समझ में आ गया होगा क्या, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक, तो उसको ऑर्गेनिक कह देते हैं, ठीक। अगर क्या है, अमाउंट कम है या हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन वहां है ही नहीं, ठीक, तो हम उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक, क्या होता है हमारे पास, ठीक। तो इसका मतलब हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर के ऊपर कि ये मिक्सचर क्या होते हैं ना। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मैटर दो तरीके का, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम मिक्सचर के ऊपर कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा ये इसका दे रहा हूं, देखो क्या मिक्सचर होता है। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको पूरा क्या है, पूरा इसको मिटा देता हूं, ठीक। एक बार इसको, ठीक, मैं यहां पे इसको पूरा मिटा दे रहा हूं। चलो मैं इतना मिटा रहा, इतने में देखो अब देखो मिक्सचर क्या है हमारे पास, ठीक। मिक्सचर क्या है, ठीक, देखो मिक्सचर क्या है मेरे पास। देखो हम लोगों ने पढ़ लिया एलिमेंट क्या है, ठीक, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक। तो देखो क्या है, देखो मान ले रहे हैं मेरे पास कोई एक ए एलिमेंट है, ध्यान देना, ठीक, और दूसरा मेरे पास कोई, इसमें मेरे पास क्या बी एलिमेंट है, जिसमें मेरे पास बहुत सारे इस तरीके से बी भी आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक। इस वाला एक हमारे पास एलिमेंट ए है और एक हमारे पास एलिमेंट बी है, यही, ठीक। ये एलिमेंट जब हम दोनों को मिक्स करें, क्या करें, दोनों को मिक्स करें, ध्यान देना क्या है, जब दोनों को मिक्स करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ए बी आ गया होगा, ध्यान देना। और इसका मतलब यहाँ पे, सॉरी देखना, सॉरी यहाँ पे क्या, देखिए जब मिक्स कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ए बी आ गया होगा और यहाँ बी भी आ गया होगा, ध्यान देना, बी भी आ गया होगा, ठीक। बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पे एलिमेंट ये था ए, ठीक, ये मेरे पास एलिमेंट थे इस तरीके से ना, जैसे कॉपर की रॉड लिया, हम यहाँ पे दो एटम दिखा रहे हैं बस, ठीक। और ये हमारे पास एलिमेंट था, ठीक, ये, और ये हमारे पास क्या है, ध्यान देना, ये मिक्सचर बना, ठीक। अब ध्यान देना, मैं बताऊंगा। अब मान लेते सेम टू सेम, मान लेते मेरे पास एक पानी था, देखो, और दूसरा मेरे पास क्या, इथाइल अल्कोहल था, मतलब अल्कोहल था, C2H5OH था। जैसे मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो इसके अंदर क्या आ गया होगा, इसके अंदर आ गया होगा क्या, H2O और C2H5OH आ गया होगा। तो ये मैं कंपाउंड की बात कर ले रहा, ठीक, कंपाउंड की बात कर ले रहा हूं, ठीक। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट क्या है बी, दोनों को जब मैं मिक्स कर रहा हूं तो बस दिक्कत क्या, देखो क्या तुम्हें देखना क्या है, देखो सबसे पहली बात देखना क्या है कि हमारे पास, पहले देखो, पहले तुम्हें ये देखना है कि ए और बी आपस में रिएक्शन ना करें, ए और बी आपस में क्या है, रिएक्शन नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एलिमेंट है ये और ये, ध्यान देना, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएं, मान लो इसको इसमें तुम मिला रहे हो, तो आपस में ये केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या, जैसे तुम इसके अंदर मिक्स करो तो ये क्या करे, ए ये वाला बॉन्ड ना तो टूटे ना ये टूटे,
ना तो इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन तब होगी जब ये वाला बॉन्ड टूटेंगे, ए और इसका बॉन्ड टूटे और ये नया बॉन्ड बन जाए AB। बात समझ में आई बात क्या, कि केमिकल रिएक्शन कब होगी जब इसी वाले के ए के और बीबी के बॉन्ड टूट जाए और बाद में जैसे हम मिक्स करें AB के पीछे बॉन्ड बन जाए। ये तो हुआ। तो मैं क्या कहूंगा, क्या सबसे पहली कंडीशन क्या है मिक्सचर बनाने की, कि जो हमारे पास एलिमेंट हो या क्या है H2O और इथाइल अल्कोहल, जब मैं इसको इसमें मिलाऊंगा तो आपस में क्या है केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। मतलब क्या है, मैं कह दूंगा कि अगर हमारे पास क्या है मिक्सचर बनाना है तो जो हमारे पास क्या हो एलिमेंट हो या कंपाउंड है, दोनों क्या होने चाहिए, दोनों नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। तो मैं इनको कंपोनेंट, तुम यहाँ पे 2 ही ले रहे हो, जैसे मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट और बढ़ा दिया 3 ले लिया, तो मैं कहूंगा क्या है सबसे पहले क्या होगा, ईच कंपोनेंट क्या होने चाहिए, ईच कंपोनेंट क्या होने चाहिए हमारे पास नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए ना, केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ठीक, जैसे ये मेरे पास किया था। ठीक, अब देखो तो जैसे यहाँ पे जो मिक्सचर बना है, मैंने कहा अब इसके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए ना, ये नहीं कि इसका मतलब ए वाला बॉन्ड टूट गया, बी भी टूट गया और ये वाला बॉन्ड हमारे पास क्या केमिकल बॉन्ड का मतलब आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने नहीं चाहिए ए और बी। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, ध्यान देना क्या, यहाँ पे हल्का फुल्का इंटरेक्शन हो सकता है, हल्का फुल्का ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, क्या है केमिकल बॉन्ड इसके बीच में नहीं बनेगा। तो जब केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ए और बी, मतलब जब मैं 2 कंपोनेंट को मिक्स किया हूं तो जो ये मिक्सचर बना है इसके अंदर इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो इसका मतलब मिक्सचर जब बनता है तो इसका मतलब क्या है, हर एक कंपोनेंट की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ये तो हुआ। तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे क्या होती है, इस मिक्सचर के अंदर क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्या है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच कंपोनेंट इज नॉट चेंज। ये तो है, नहीं चेंज होनी चाहिए। बात आ गई समझ में। अब देखो जब मैं यहाँ पे ए और बी को मिक्स कर रहा हूं तो इन दोनों का अमाउंट फिक्स नहीं है। क्या है तीसरा पॉइंट, मतलब इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉट फिक्स्ड। 3 कंडीशन है मेरे पास, यही तो है, 3 कंडीशन मेरे पास हो गई। ठीक, क्या पहली बात, अगर मैं कोई 2 कंपाउंड या 2 एलिमेंट को आपस में मिक्स कर रहा हूं तो सबसे पहली बात क्या है, दोनों कंपाउंड या एलिमेंट आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, मतलब क्या है नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, पहली बात। फिर क्या, जब मिक्सचर बन गया तो मैंने देखो इसकी प्रॉपर्टी पहले यहां अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, अब भी जब तुम इसको मिक्स करोगे तो ए की प्रॉपर्टी अलग आएगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग आएगी। तो मैं क्या कहूंगा, मिक्सचर के अंदर भी इसकी ए की प्रॉपर्टी अलग है और बी की प्रॉपर्टी अलग है, यहां भी अलग अलग थी। ठीक, लेकिन ध्यान देना, लेकिन ए और बी ध्यान देना, जैसे इसके अंदर आएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक, इनमें हमारे पास इन मिक्सचर में जैसे मैं तो एग्जांपल लेके बताता हूं, एग्जांपल लेके क्या बताता हूं, देखो एग्जांपल लेके बताता हूं कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। देखो ठीक, अब देखो मान लो तुम ए हो, तुम अपने आप को ए मानो। ठीक, मान लो तुम स्कूल जा रहे थे, ठीक, स्कूल जा रहे थे, तुम्हारे रास्ते में एक दोस्त मिल गया बी, ये तो है, तुम थे ठीक ए, रास्ते में जा रहे थे साइकिल से। ठीक, तुम्हारी स्पीड यहाँ पे मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर ठीक पर आवर थी। ठीक, आई बात समझ में। सेम टू सेम हमारे पास क्या थी, इसकी मान ले रहे हैं, इसकी हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर थी, मान ले रहे हैं। ठीक, इस स्पीड से तो इस स्पीड से जा रहे थे, तो मान ले रहे हैं कहीं पे क्या है, आगे पीछे कहीं पे तुम क्या करते हो, दोनों दोस्त आपस में मिलते हो, तुम देखो ए है और ये है बी। ठीक, अब मान ले रहे तुम थोड़ा, मान लो तुम पढ़ने में थोड़ा तेज हो, तो इसका मतलब जो तुम पढ़ने में तेज हो तो ये तुम अपनी केमिकल प्रॉपर्टी मान लो।
केमिकल प्रॉपर्टी मान लो। और ये तुम्हारा दोस्त क्या है, पढ़ने में तेज नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, इसको कह देना कि ये पढ़ने में अगर तेज नहीं है तो इसकी फिजिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो इसका मतलब तुम इस स्पीड से जा रहे थे, ये स्पीड से जा रहे हैं। अब देखो स्पीड जो है हमारे पास, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। बात समझना, जिस स्पीड से तुम जा रहे थे 20 से, ये 30 से फिजिकल प्रॉपर्टी है। और पढ़ने में अगर दे तुम पढ़ने में अच्छे हो, ये पढ़ने में थोड़ा खराब है, तो हम क्या कह देंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ने पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जैसे क्या करोगे, ध्यान देना, जैसे ही तुम ए और बी आपस में पास आओगे, मतलब क्या है, जैसे तुम यहाँ पे ए और जैसे तुम ये बी पास में आए, ध्यान देना, ये जैसे ये जल्द ये पास में आ गए, मान लो जब पास आ गए होगे तो ध्यान देना, क्या जब पास आओगे तो आपस में बातें करने लगोगे, और जैसे तुम बात करने लगोगे तो तुम्हारी साइकिल की स्पीड कम नहीं हो जाएगी। यही तो हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जैसे तुम क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन हल्का फुल्का फिजिकल इंटरेक्शन तो हो गया आपस में ना, तो मैं कहूंगा तुम्हारी स्पीड और इसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, साइकिल की कम हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। लेकिन भैया पढ़ने में तुम, इसका मतलब यहां भी तुम पहले भी पढ़ने में अच्छे थे, ये मिला रास्ते में, तब भी तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो मैं क्या कहूंगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब मिक्सचर जब बनता है तो क्या होता है, भले यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, चेंज हो जाए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जैसे तुम्हारी साइकिल की स्पीड कम हो गई, तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ना, तो इसका मतलब क्या है ना, जब दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कह देते हैं। ठीक, सेम टू सेम जैसे हमारे पास क्या मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक, ये हमारे पास सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी कि मिक्सचर क्या होता है, कि जब हम दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड को, और दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव हैं, जब हम मिक्स करते हैं, ठीक, हम मिक्स करते हैं, लेकिन उनका क्या है, रेशियो फिक्स्ड नहीं है, उसका अमाउंट फिक्स नहीं है। ठीक, तो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पीसीज ऑब्टेन होती है, तो उसी को मिक्सचर कहते हैं। तो देखो यहां पर क्या मैंने लिख रखा है, क्या, ठीक, मैंने लिखा है व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन रिजल्टिंग मिक्सचर विल फॉर्म मिक्सचर। और बात कर रहा था मिक्सचर रिटेन क्या है, हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, मिक्सचर रिटेन, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी लिख लेना ना, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच कंपोनेंट और कंपाउंड। मतलब अगर तुम यहाँ पे वाटर और इथेनॉल को मिक्स करोगे तो यहाँ पे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी और C2H5OH की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आ गई होगी कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक, और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अच्छा अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूसरी भी लिखना चाहूं तो देखो क्या लिखूं, देखो ये डेफिनेशन में और लिखना चाहूं क्या, अब देखो, अब यहां पे तुम एलिमेंट को मिक्स करो या कंपाउंड को, है तो दोनों सब्सटेंस ही ना, सब्सटेंस। देखो ये एलिमेंट और कंपाउंड, तो मैं क्या कहूं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, ठीक, उसके बाद में तो अगर उसमें हर एक कंपोनेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसे मिक्सचर कहेंगे। बात समझ में आई क्या, मैं यहां पे लिख दूं इसी को, एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरी डेफिनेशन में अपने आप देना चाह रहा हूं। देखो क्या, व्हेन, क्या देखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, क्या सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, ठीक, देन इफ chemical properties ना of each component, chemical property of each component is same, then it is known as mixture, बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक, मिक्सचर क्या होता है और प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पॉइंट देखना यहाँ पे ना, देखो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्या है, अगर क्वेश्चन हमारे पास यही कंपटीशन में आया तो बच्चे यही गलत करते हैं। ठीक, तो हमने मिक्सचर में पढ़ लिया कि मिक्सचर में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं, देखिए क्या, जो मिक्सचर है उसके टाइप पढ़ लेते हैं। हमारे पास दो तरीके के, हमारे पास इसके दो तरीके हैं। ठीक, अब देखो मिक्सचर को हमारे पास डिवाइड किया गया होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। बहुत सिंपल है, देखिए होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक,
अब देखो एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो होमोजीनियस क्या होते हैं और यहाँ पे हेटेरोजीनियस क्या होते हैं। हेटेरोजीनियस देखो एग्जांपल में क्या है, मान लो हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे पानी लिया, ठीक, ये वाटर था और इसमें तुमने क्या कर दिया, चीनी को घोल दिया, चीनी को घोल दिया, ठीक, सॉरी क्या नाम, ये शुगर ले ली, शुगर ना, ये शुगर ले ली और यहाँ पे क्या है, पानी है, ये तो है पानी है, ठीक। जैसे तुम इसको घोलो और बाद में चम्मच से बहुत अच्छे से सेक कर लेना, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, पानी है और इसके अंदर शुगर है। तो याद रखना इस पानी और शुगर के पीछे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना होगा ना, बस पानी ने क्या किया होगा, इस चीनी को घोल दिया होगा ना। कभी भी अगर कोई लेक्चर बनाऊंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक, कि जैसे हम शुगर को पानी में डालते हैं तो इसका मतलब जैसे हम क्या शुगर को पानी में डालते हैं तो शुगर घुल क्यों जाती है, शुगर क्यों घुल जाती है ना, ठीक। अब याद रखना शुगर को घोलने वाला कौन है, पानी। तो इसका मतलब ये है, देखो तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी काम क्या करता है, अपने फायदे के लिए करता है, कोई भी काम क्या करता है बंदा, अपने फायदे के लिए। तो इसका मतलब अगर शुगर को क्या है, हमारे पास पानी घोल रहा है तो इसका मतलब पानी को इसमें फायदा होगा। मतलब ये है कि जैसे क्या करता है, ये शुगर इसके अंदर आती है, पानी से घोल देता है और पानी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पानी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए क्या करता है, ये घोल देता है, ठीक। अब देखो क्या मैंने कहा कि जैसे तुम इसमें क्या है, सेक करो, ठीक, सेक करने के बाद क्या करो, अच्छे से, इसका मतलब इसमें तुमने मिक्स कर लिया, ठीक, ये पूरा हमारे पास मान लो शरबत बन गया, ठीक। शरबत बनने के बाद क्या करो, तुम यहाँ वाला पानी और यहाँ वाला पानी, ध्यान देना, एक बार क्या करो, ऊपर वाला पानी पियो और ये वाला नीचे वाला पानी पियो। अगर देखो पीने के बाद क्या इसके ये सेम और ये दोनों जगह का पानी सेम अमाउंट में मीठा है, मतलब क्या है, तुमने शरबत बनाया है, क्या हमारे पास शुगर ना को क्या है, उसमें पानी में घोल दिया है, ठीक, और हमारे पास क्या तैयार है, हमारे पास शरबत। और अगर तुमने देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर यहाँ का पानी और यहाँ का पानी अगर सेम अमाउंट में मीठा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे चीनी क्या है, सेम अमाउंट में घुली हुई है। बात समझ में आ गई ना, क्या, अगर तुमने ध्यान देना, अगर तुम अच्छे से नहीं घोलोगे तो याद रखना नीचे वाला पानी ज्यादा मीठा होता है, तुम घर में ट्राई कर सकते हो ना, लेकिन अगर तुमने अच्छे से सेक किया है तो याद रखना, अगर अच्छे से सेक किया होगा तो ऊपर वाला पानी और नीचे वाला पानी सेम अमाउंट में मीठा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे और ऊपर दोनों जगह सेम अमाउंट में चीनी घुली हुई है, सेम अमाउंट में चीनी घुली हुई है। तो मैं क्या कहूंगा, देखो मैं कहूंगा क्या, देखो ये मिक्सचर का मेरे पास टाइप है, ये मिक्सचर का टाइप है, दो तरीके का, यही तो है मेरे पास, दो तरीके का ना। तो मैं क्या कहूंगा, ऐसा मिक्सचर, ठीक, जिसमें कंपोजिशन कहे कि पानी और सल्यूट की, मतलब मैं कहूं पानी और चीनी की ना, मतलब क्या है, कंपोजिशन किसकी, हमारे पास एक वाटर, एक शुगर कंपोनेंट है और ये वाटर कंपोनेंट है, ये तो है। तो मैं क्या कहूंगा, क्या हमारे पास अगर हर एक कंपोनेंट की कंपोजिशन मिक्सचर में हर जगह सेम है तो मैं उसको बोल दूंगा होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गई होगी बात ना, कि अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला पानी सेम अमाउंट, हर जगह वाला पानी सेम अमाउंट में मीठा है तो मैं कहूंगा क्या, यहाँ हर जगह चीनी और पानी का अमाउंट सेम है, तो ऐसे मिक्सचर को मैं बोलूंगा होमोजीनियस मिक्सचर। तो मैं क्या कहूंगा, हमारे पास इफ क्या है, कंपोजिशन का मतलब है क्या, अमाउंट ऑफ पानी और अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या, शुगर। इफ कंपोजिशन, ठीक, कंपोजिशन ऑफ the composition is same throughout the solution, so throughout the mixture, ठीक, then it is known as क्या, हमारे पास आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक। जैसे एग्जांपल में लिख लेना तुम, जैसे एग्जांपल में क्या, जैसे मेरे पास शुगर हो गया और वाटर हो गया, ठीक, और भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक, जो समझ में आए। अब देखो एक हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है। अब देखो हेटेरोजीनियस में क्या है, मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस ये ले लिया है, ठीक, मान लो नमक है NaCl ले लिया है और इसमें मान लो सिलिका ले ली, बालू ले ली, SiO2, इन दोनों को मिक्स कर दो और यहाँ पे जब मिक्स करोगे तो हम क्या कहें, मान लो यहाँ पे NaCl, ठीक, यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे मान लो क्या, ऊपर सिलिका ज्यादा है और नीचे सिलिका कम है। बात समझना, क्या मान लो क्या है, जो हमारे पास सिलिका का अमाउंट हमारे पास ऊपर कुछ और नीचे कुछ और है ना, मतलब यहाँ पे सिलिका और यहाँ पे सिलिका क्या है, जब दोनों को इसको मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह क्या है, हम कह देंगे क्या कि दोनों जगह अमाउंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें
हर, इसका मतलब क्या है, अगर हम कंपोजिशन क्या है, हर जगह अगर सेम नहीं है ना, अगर हर जगह सेम नहीं है तो उसको हम हेट्रोजीनियस कह देंगे। जैसे और भी तुम ले सकते हो, जैसे मान लो तुमने चीनी ले ली, शुगर ले ली, यहाँ पे शुगर ले ली, ठीक, और इसमें नमक ले लिया और दोनों को मिक्स कर दो। दोनों को जैसे मिक्स करोगे तो तुम अच्छे से ना मिक्स करो, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे शुगर ज्यादा है और यहाँ पे 2 ही शुगर है, और यहाँ पे नमक मान लो, यहाँ पे नमक का अमाउंट भी डिफर कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इफ कंपोजिशन थ्रो आउट द mixture is not same, then it is known as क्या, heterogeneous mixture, ठीक, heterogeneous mixture कह देंगे, ठीक। अब एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं, क्या, देखो अगर वो हमारे पास क्या है, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज क्या, हमारे पास सॉल्यूशन। ध्यान देना, सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। इस बारे में देखो, ये जो हमारे पास अगर क्या है, मिक्सचर कैसा हुआ, हेट्रोजीनियस, तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, या तो कोलाइडल होगा या तो सस्पेंशन। तो इसका मतलब क्या है, हेट्रोजीनियस, यहाँ पे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, मे बी क्या, कोलोइडल, ठीक, और सस्पेंशन, ठीक, सस्पेंशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ये तो हमारे पास मिक्सचर के बारे में बात हुई, ठीक। अब ये तो हमारे पास क्या आ गई, केमिकल, हमारे पास क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं, ठीक, क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो थोड़ी बहुत चीजें हम इसमें भी डिस्कस कर ले, ठीक। हमें पता है यहाँ तुम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हम क्या है, नई चीजें कुछ होंगी, क्या पता तुमको 1-2 पॉइंट नए मिल जाए, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम मैटर का करें, ठीक, तो हमने भी बताया था कि हम क्या है, मैटर को 5 स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा सब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीसरा हमारे पास गैस था, चौथा हमारे पास क्या, प्लाज्मा है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट क्या, बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, देखिए अगर हम इन पे, जैसे अगर हम प्लाज्मा पे ही या बीसीसी पे क्या करें, अगर लेक्चर बनाने लगे तो ये क्या 1-2 घंटे के टॉपिक हैं, तो हम उतना पढ़ लेते हैं जितना हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और कुछ हल्का फुल्का हम थोड़े हाई लेवल की हल्की फुल्की चीज जान लेंगे, ठीक। तो देखिए क्या है हमारे पास, अगर हम सबसे पहले ये देखें कि इनमें से एनर्जी का ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर लगाएं, यहाँ पे देखिए एनर्जी का ऑर्डर लगाएं, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, प्लाज्मा की। याद रखिए सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, प्लाज्मा की एनर्जी होती है। उससे कम हमारे पास किसकी होती है, गैस की होती है। उससे कम लिक्विड की होती है, उससे कम सॉलिड की होती है, और सबसे कम हमारे पास बीईसी की होती है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्लाज्मा की होती है और सबसे कम एनर्जी हमारे पास बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की होती है, ठीक। अब देखो अगर हम यहीं पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमें पता है कि देखिए अब याद रखिएगा क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल के की हमारे पास बात करें, ठीक, तो वो यूनिवर्सली हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। ध्यान दीजिए एनर्जी के, ठीक, मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, ये तो है। तो हमने ये देखा इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मैं क्या कहूँ, अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें तो सबसे ज्यादा बीईसी में होगी, फिर सॉलिड, फिर हमारे पास लिक्विड, फिर गैस, या सबसे कम हमारे पास क्या है, प्लाज्मा में होगी, ठीक। तो ये तो हमारे पास एनर्जी का हुआ, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर हो गया, ठीक। तो अब अच्छा ये भी अगर देख लिया जाए कि जैसे अगर तुमसे कह दिया जाए कि बताइए इन 5 स्टेट में से, ठीक, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके वाइब्रेट करेंगे,
किसके सबसे ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन होगा वो प्लाज्मा में होगा और सबसे कम क्या होगा हमारे पास क्या बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होगा। ठीक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास क्या है जनरल हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी हो गई। ठीक, प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। अच्छा, अगर सेम टू सेम अगर हम डेंसिटी की बात कर लें, तो डेंसिटी क्या है, देखो अगर हम देखेंगे डेंसिटी, ठीक, तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक, तो हम कहेंगे डेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, सबसे कम प्लाज्मा की डेंसिटी होगी। ठीक, और सेम टू सेम अगर हम वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम की, तो वो देखो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम घेरेंगे। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का ऑर्डर हमारे पास यही आ जाएगा सेम टू सेम। इसका मतलब क्या है, ये वाला हमारे पास सेम टू सेम वॉल्यूम का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए सॉलिड लिक्विड गैस में 3 प्रॉपर्टी के बारे में तुमको पता ही है। अब हम चौथी हमारे पास स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, क्या थोड़ा प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, प्लाज्मा एक्चुअली में क्या होता है। तो देखो अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल गैस है, क्या है हमारे पास कोई न्यूट्रल गैस है, मान लेते हैं मेरे पास H2 है, न्यूट्रल गैस है। ठीक, तो तुम क्या करो, इस गैस को क्या कर दो, हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, इस गैस को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो। ठीक, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट कर दो, या तुम क्या करो इस H2 मॉलिक्यूल को, या हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है अगर हमारे पास, ठीक, इसको क्या कर दो हाई मैग्नेटिक फील्ड में जाके रख दो जाके। मतलब क्या है, अगर इस हमारे पास कोई क्या है H2 गैस है, ठीक, अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दे, ठीक, हीट कर देते हैं, ठीक, या हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो हम ये कह देते हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा ये। मतलब ये हाई टेम्परेचर और हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये सुपर एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और जैसे एनर्जी आएगी तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हमारे पास आयंस में टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर कोई गैस कहां चली जाए, सुपर एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उसको हीट करके या उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, तो वो गैस क्या कर ली, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में, मतलब बहुत ज्यादा उसके पास एनर्जी हो जाएगी, तो हम कहेंगे वो सुपर एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। इसी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर चले आए हैं और ये हमारे पास क्या है H+ अलग हो गया और हमारे पास इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। तो इसी को मैं प्लाज्मा कहने लगूंगा, प्लाज्मा कहने लगूंगा। ठीक, तो इसका मतलब गैस अगर हमारे पास सुपर एक्साइटेड स्टेट और वो क्या है बहुत ज्यादा हॉट होती है, ठीक, तो मैं उसी को प्लाज्मा कहने लगूंगा। ठीक, एक पॉइंट हमारे पास समझ में ये आ गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो हमारे पास प्लाज्मा होता है क्या वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। अगर तुम ऐसे देखोगे कि यार नहीं जो हमारे पास क्या प्लाज्मा होता है तो उसमें H+ से ना हीलियम+ से आयंस होते हैं, ठीक, तो याद रखना क्या जो हमारे पास प्लाज्मा होती है स्टेट ऑफ मैटर वो न्यूट्रल होती है। क्यों, देखो कैसे, देखो मैंने जैसे इसको हीट किया था या हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल गए, लेकिन देखो ये H+ है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसका एक H+ इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में ये क्या कर देंगे, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन ये है ये हमारे पास बाउंडेड, आपस में बाइंड नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अनबाउंडेड है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका H+ ना ये अनबाउंडेड, मतलब कि आपस में क्या है कंबाइंड अनबाउंडेड फॉर्म में है। ठीक, तो इसका मतलब प्लाज्मा जो होता है न्यूट्रल होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनबाउंडेड स्टेट में होते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या होता है जितने वहां पे क्या होंगे आयंस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ओवरऑल प्लाज्मा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास देखो हमने प्लाज्मा की बात करें तो जो क्या है अगर कोई गैस है अगर क्या है हॉट या हाई एक्साइटेड स्टेट में होती है, ठीक, सुपर एक्साइटेड स्टेट में, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वो प्लाज्मा है। सबसे पहले किसने बताया था हमारे पास, क्या इरविन लैंगमैन ने बताया था। ठीक, और भाई देखो दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा है कि जैसे हम क्या करते हैं ना,
जो प्लाज्मा होता है किससे कंसिस्ट ऑफ होता है कि एटम होते हैं, किसी के गैसियस एटम होते हैं। ठीक, अगर हमारे पास ये गैसियस एटम थे तो हमने यहां से क्या है इसकी बैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये प्लाज्मा बन गया। तो ये दूसरे पॉइंट में है। तीसरा पॉइंट हमने यही लिखा है कि जो हमारे पास प्लाज्मा होता है उसमें क्या है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या अनबाउंडेड स्टेट में होते हैं। ठीक, तो इस चीज का मतलब ओवरऑल क्या होता है, हमारे पास ये न्यूट्रल होता है। ठीक, अब देखो हमने ये पॉइंट अगला लिखा है कि ये प्लाज्मा कैसे बना दो, तो हम प्लाज्मा बता दिए या तो उसको हीट कर दो या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या उसको रख दो तो तुम्हारे पास क्या है ये कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, H+ अलग हो जाएंगे, तो मैं कह दूंगा क्या ये मेरे पास हो गए क्या प्लाज्मा स्टेट आ गई। ठीक, अब जैसे वो आर्टिफिशियली अगर हमारे पास कैसे, देखो तुम लोग क्या करते हो घर में फ्लोरोसेंट लाइट रॉड नहीं होती है जो रॉड, ठीक, रॉड में क्या होता है जैसे हमारे पास क्या है लाइट आती तुम बल्ब क्या है जलाते हो ना हमारे पास, तो उसमें क्या उसमें आयंस बन जाते हैं, जो गैस भरी रहती है उसके अंदर हमारे पास। ठीक, तो उसमें क्या है हमारे पास हाई क्या जैसे लाइट आती है तो ऑन करते हो तो जैसे एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और हमारा बल्ब क्या होता है चमकने लगता है। तो इसका मतलब आर्टिफिशियली अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या जैसे आर्टिफिशियली हमारे पास ये हो जाएगा क्या आर्टिफिशियली हमारे पास हो जाएगा क्या बल्ब हो गया। ठीक, नियॉन साइन बल्ब हो गया, ये सब प्लाज्मा के एग्जांपल हैं। ठीक, अब देखो जैसे अगर हमसे कोई पूछे स्टार क्यों चमकता है, सन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों है, तो याद रखना क्यों है, क्योंकि हमारे पास सन के अंदर बहुत ज्यादा प्लाज्मा है, प्लाज्मा अगर होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। ऐसे स्टार में क्या है प्लाज्मा की वजह से क्या उसके एनर्जी बहुत है, इसीलिए वो क्या है बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है हमारे पास साइन करता है। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछे कि कहां कहां हमारे पास प्लाज्मा है तो हम कह देंगे स्टार में है, सन में है, और हमारे पास जैसे हम ऊपर जाते हैं ना थोड़ा तो एक आती है ट्रोपोस्फीयर एक आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर में सब आयन ही तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उसके अंदर सारे के सारे प्लाज्मा ही तो हैं। ठीक, ये तो हमारे पास पॉइंट प्लाज्मा के बारे में हो गई। अब देखो रफली अगर हम सन के बारे में बात करें, सन के बारे में, तो सन के बारे में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, लगभग 73% है लगभग। ठीक, और सेम टू सेम हमारे पास हीलियम देखा जाए तो 25% है, और हमारे पास कुछ स्मॉल अमाउंट में थोड़ा हायर एलिमेंट है, ये हायर एलिमेंट कुछ हमारे पास ये हैं। ठीक, तो एक्चुअली में वहां पे हाइड्रोजन में क्या वहां पे जो होगा सन में हाइड्रोजन H+ आयन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, H+ आयन होने की वजह से उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो सब क्या है सब प्लाज्मा स्टेट में है, आयंस के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गया प्लाज्मा हो गया। ठीक, अब देखो क्या, अब अगर हम बात करें फिफ्थ स्टेट की, देखिए क्या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या है हमारे पास, हम थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए मान लो हमारे पास कोई गैस है, ध्यान देना कोई हमारे पास गैस है। ठीक, तो मैंने क्या किया देखो, अगर मैंने कहा ये मेरे पास क्या था यही गैस थी। ठीक, और मैंने क्या कर दिया इसको हीट करके, जैसे मैंने इसको हीट किया बहुत ना तो इसके आयंस बन गए ना, तो मैंने कहा अगर मान लो ये H था इस तरीके से H था तो ये इसके H+ इस तरीके से हो गए, हीट करने पे और इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। ठीक, तो ये क्या बन गया प्लाज्मा बन गया। अब तुम क्या कर दो इसको सुपर कूल कर दो, मतलब इसी गैसियस जो हमारे पास गैस है, ठीक, अगर तुमने उसको क्या है सुपर हॉट एक्साइटेड कर दिया, एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर तुमने क्या कर दिया, अगर तुमने इसको क्या किया कूल कर दिया, ठीक, मतलब क्या है ये हमारे पास H थी और इसकी डेंसिटी कम करके, डेंसिटी कम करने के बाद तुमने क्या कर दिया इसको सुपर कूल कर दिया। ठीक, सुपर कूल कर दिया, तो सुपर कूल अगर कर दोगे तो इसके एटम बहुत पास में आ जाएंगे, तो हम कह देंगे क्या बन जाएगा BeC बन जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो दोनों पॉइंट देखो, अगर कोई गैस है अगर उसको क्या कर दो तुम हमारे पास हीट एनर्जी दे दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो तुम कह दो अगर तुम इसको क्या कर दो सुपर हॉट कर दो या सुपर एक्साइटेड कर दो, मतलब तो वो क्या बन जाएगा प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक, और सेम टू सेम अगर वो सुपर कूल कर दो लो डेंसिटी पे तो वो क्या बन जाएगा BeC बन जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो इसका मतलब इसमें करोगे तो ये पार्टिकल दूर चले जाएंगे, H+ आयन बनने के बाद ये दूर चले जाएंगे। ठीक, सेम टू सेम अगर इसमें कर दोगे तो पार्टिकल क्या होंगे, टेंपरेचर कम कर दोगे तो ये पार्टिकल बहुत पास में आ जाएंगे, बहुत पास में आ जाएंगे। ठीक, बहुत पास में आ जाएंगे, और क्या होगा हमारे पास यही इसी को बोलते हैं BeC। तो इसका मतलब किसी गैस का तुम टेंपरेचर कम करते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आता है उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, ठीक, तो उसकी बहुत प्रॉपर्टी क्या होंगी हमारे पास, बहुत ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत यूजफुल है। जैसे तुम लोग पढ़ सुने होंगे हमारे पास क्या सुपर कंडक्टर ना, सुपर कंडक्टर, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टी आ जाती हैं। तो देखो क्या है मैंने वही लिखा है क्या, अगर हमारे पास देखिए BeC क्या है, देखो अगर कोई गैस है उसको लो डेंसिटी पे तुम कूल कर दो और उसका टेंपरेचर एब्सोल्यूट 0 के पास तुम क्या कर दो बिल्कुल पहुंचा दो, मतलब
आसपास -273 के आसपास क्या है, इतना टेम्परेचर कम कर दो आसपास इसके, तो हमारे पास क्या है, बीईसी बन जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। तो देखो एक्चुअली में इसकी डिस्कवरी की कब हुई थी, देखो तो एक इंडियन साइंटिस्ट है हमारे पास सत्येंद्र नाथ बोस, तो उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था और उसको क्या किसी जर्नल में छाप दिया, ठीक। उसके बाद क्या आइंस्टाइन ने क्या किया, उस पेपर को पढ़ने के बाद क्या है, फिफ्थ स्टेट, उसी से मतलब क्या है, सत्येंद्र नाथ बोस के पेपर से कॉन्सेप्ट निकाला और क्या किया, और हमारे पास फिफ्थ स्टेट की डिस्कवरी कर दी। तभी इसका नाम पड़ गया क्या, देखो तभी इसका नाम पड़ गया, देखो बीईसी मतलब क्या, बोस, इसका मतलब बोस ने सबसे पहले पेपर छापा था, तभी नाम उसका आगे आ रहा है। और आइंस्टाइन ने क्या किया था, इनके पेपर से क्या है, पढ़ के हमारे पास क्या है, फिफ्थ स्टेट डिस्कवर किया था, यही तो है, फिफ्थ स्टेट किया था, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, तो मैंने लिख रखा है क्या, हमारे पास जो अल्बर्ट, देखो ये उसने किसने प्रेडिक्ट किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन, किसके अकॉर्डिंग, देखो पेपर किसके द्वारा रिटन हो गया, सत्येंद्र नाथ बोस के अकॉर्डिंग ना। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, जो हमसे अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा एक्चुअली में क्या होता है, प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टी होती है वो गैस से ज्यादा मिलती है, ये तो है, प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टी होती है वो गैस से ज्यादा मिलती हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसी पॉइंट पे कहीं लिखता हूं, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, देखो ये पॉइंट लिखा है क्या, प्लाज्मा अ लॉट लाइक गैसेस, ध्यान देना, प्लाज्मा जो है बिल्कुल क्या है, गैस के जैसा होता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर हमारे पास आयंस और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, ठीक। और क्या गैस के अंदर हमारे पास क्या हो, हमारे पास आयन और इलेक्ट्रॉन क्या एक ही में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये है H है, तो ये हमारे पास गैस है ना, और इसमें आ गया तो ये हो जाएगा, हमारे पास क्या प्लाज्मा बन जाएगा, यही तो है, प्लाज्मा बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, पांचों स्टेट के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ना डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा, ठीक। इस लेक्चर के लिए इतना ही।